हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सुबह के गुड मॉर्निंग सभी को। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि हम एनसीईआरटी का आपको लेके चल रहे थे मैराथन, तो इसके पहले हमने आपको एक वीडियो 45 मिनट की यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से आप जाकर देखिएगा। आज हम क्लास 3 की एनसीईआरटी को देखेंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसते हैं, तो आप इसे देखकर जरूर जाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। नागपुर के लोग दाल में क्या करते हैं? चीनी डाल के खाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि नागपुर में, या तो पूछता है कि किस स्थान पे लोग दाल में चीनी डाल के खाते हैं, तो कौन खाते हैं? नागपुर में। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं क्या है। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। तो ये पूछ सकता है कि डांस में हाथ और चेहरे के जरिए जो भावनाएं दिखाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उल्लू कौन सा पक्षी ऐसा है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो कौन घुमा सकता है? उल्लू घुमा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या है हमारा। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, और क्या करते हैं? गर्माहट भी देते हैं। पक्षी के जो पुराने पंख है वो झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जो ब्रेल लिपि होती है, जिसे एक क्या होती है? नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेल लिपि का ये क्या है कि ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? उंगलियों के सहारे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हम ब्रेल लिपि से ही देख लेते हैं क्या है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, वह उन्हीं बिंदुओं को छूकर समझते हैं कि क्या लिखा गया है। जो आंख से देख नहीं सकते हैं वो उनके लिए क्या होता है? ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि जो है वो लुइस ब्रेल जो फ्रांस के थे, उनके नाम पर ही क्या रखा गया? ये ब्रेल लिपि इसका नाम रखा गया है। और लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना 3 साल की जो उनकी उम्र थी, 3 साल की उम्र में ही किसी दुर्घटना से इनकी आंखें की क्या चली गई थी? रोशनी चली गई थी। आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए ब्रेल लिपि के बारे में कुछ ज़्यादा दिया गया है। और लुइस ब्रेल की जो पढ़ाई में रुचि थी, तो वो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए नए विभिन्न तरीके सोचने लगे। उन्होंने क्या किया कि तरीका निकालने के बाद उसे ब्रेल स्क्रिप्ट नाम जाना गया। जब उन्होंने जो तरीका निकाला उसे किस नाम से जाना गया? ब्रेल स्क्रिप्ट नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट क्या है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुओं पर क्वेश्चन पूछता है? तो 6 बिंदुओं पर आधारित है। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग में भी लिखी जा सकती है। अगर आप बच्चे को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे, तो वह उसे अच्छे से समझाएंगे। ये यहाँ पे पॉइंट है। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे, लेकिन अब क्या किए जा रहे हैं? आपके कंप्यूटर पे समझाए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहवा चाय कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की है? श्रीनगर की प्रसिद्ध है। डल लेक कहाँ की है? श्रीनगर में है। तो पूछ सकता है जो डल झील है वो कहाँ पर पाई जाती है? आपकी श्रीनगर में पाई जाती है। शिकारा की नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में इंजॉय करते हैं। ये क्या है? शिकारा नाम की जो है नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। नाम क्या है उसका? टूरिस्ट जिस पे क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं, तो उसका क्या नाम है? शिकारा नाम है। ठीक है। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। तो पूछता है श्रीनगर में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? हाउस बोट पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। पक्षियों के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों की कीड़ों से क्या करते हैं? बचाते हैं। पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं? कीड़ों को क्या करते हैं? खा जाते हैं, और फलों को कीड़ों से क्या करते हैं? बचाते हैं। बज्जू नामक गांव कहाँ पर है? राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना क्या है? बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैप को समझने के लिए किस चीज़ का समझ होना बहुत जरूरी है? तो किसका? सिंबल का होना बहुत जरूरी है। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चे में जल संरक्षण के प्रति क्या होती है? जागरूकता आएगी। नेक्स्ट देखें, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांप कहाँ खाए जाते हैं? तो हांगकांग में खाए जाते हैं। इसके सूप को हम क्या बोलते हैं? तो इसके सूप को लिंगहू फेन बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। सांप कहाँ से खाए जाते हैं? हांगकांग में खाए जाते हैं। इसके सूप को क्या बोलते हैं? लिंगहू फेन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं।
पूछ सकता है क्वेश्चन कि मछली को सरसों के तेल में कहाँ पर पका खाया जाता है, तो कश्मीर में पकाकर खाया जाता है, जबकि गोवा में क्या किया जाता है, इसे नारियल के तेल में पकाकर खाया जाता है। तो पूछ सकता है कि नारियल के तेल में मछली कहाँ के लोग पका के खाते हैं, तो कहाँ के लोग खाते हैं, गोवा के लोग खाते हैं। अब ये टेपियोका के बारे में पूछता है। टेपियोका बहुत इंपॉर्टेंट है। टेपियोका एक प्रकार का क्या है, फल है, जो केरल में क्या किया जाता है, उबाल कर खाया जाता है। केरल में कैसे खाया जाता है, उबाल कर खाया जाता है। अब वल्चर देख लेते हैं, वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवर को क्या करते हैं, ये खा जाते हैं। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। जो हमिंग बर्ड होती है उसकी चोंच कैसी होती है, आपकी सुई के जैसी होती है। तो एक कबूतर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है, जो कबूतर की चोंच होती है वो गुलाबी और पंखे ग्रे के होते हैं। ठीक है, जो इनकी चोंच होती है वो गुलाबी होती है, जो पंखे होते हैं उनके ग्रे रंग के होते हैं। अब देखते हैं असम के बारे में कुछ दिया गया है कि असम में जो घर जमीन से क्या होते हैं, 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं, और यहाँ बांस से बनाए जाते हैं, या बांस से इनके जो घर होते हैं बांस से बनाए जाते हैं, और घर के अंदर भी लकड़ियाँ ही प्रयोग होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास 4 की जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे तो सबसे पहला चैप्टर ही था असम। तो यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है, तो वहाँ पे पूछा था कि बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं, तो कहाँ बनाए जाते हैं, आपके असम में बनाए जाते हैं। तो चले देखते हैं असम के बारे में और कुछ देख लेते हैं। असम में घर को ऊंचाइयों पर बनाए जाने की का कारण क्या है, इसका कारण यह है कि असम में क्या होती है, भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में क्या होता है, पानी भरने का खतरा बना रहता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा। अब मनाली के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं कुछ। देखिए मनाली में क्या है कि पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं। मनाली में क्या होता है, पत्थर से भी घर बनता है और लकड़ी से भी बनता है, और यहाँ पे बारिश के साथ साथ क्या होता है, बर्फ भी पड़ता है मनाली में। तो इसलिए ये क्या होता है, पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनाए जाते हैं। और राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की क्या है, गीली मिट्टी, मड को क्या कहते हैं, एक प्रकार की गीली मिट्टी है, इसी को हम क्या कहते हैं, मड कहते हैं। इसी के क्या बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं वहाँ पे। और छत झाड़ियों से बनती है, जो छप्पर होता है उनका छत होता है वो झाड़ियों और घास फूस से इस तरीके से बनती है। अब राजस्थान के बारे में और देख लेते हैं क्या है कि राजस्थान के लोग टैंक मतलब टैंक को क्या कहते हैं, टंका भी कहते हैं। राजस्थान में टैंक को क्या कहते हैं, टंका कहते हैं। और राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में क्या करते हैं, गड्ढा बनाते हैं। ठीक है, अपने घर के आंगन में क्या करते हैं, गड्ढा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है कि राजस्थान लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। देखिए जब ये गड्ढा बनाते हैं अपने आंगन में, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो छत की ढलान होती है उसे जो छत होता है उसे क्या करते हैं, ढलानुमा बनाते हैं। तो यहाँ पे पानी गिरता है तो ये इकट्ठा होता है, तो ये इसका क्या करते हैं, दैनिक उपयोग करते हैं। अब आइए इसका शिक्षा शास्त्र देख लेते हैं कुछ हम। चलिए शिक्षा शास्त्र इसी में कुछ देख लेते हैं कि बच्चे क्लासिफिकेशन की स्किल सीख सकते हैं अगर इन्हें क्या किया जाए, कैटेगराइज किया जाए, मतलब वर्गीकरण करना या वर्गीकरण करने को कहा जाए, जैसे जानवर, वस्तुएं आदि। ठीक है, बच्चों को अपने आसपास की सूचना एकत्र करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि वो आसपास जो वातावरण हमारा है वो ज़्यादा अच्छे से सीखते वातावरण से बच्चे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो बच्चे को प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर दें ना दें, केवल कक्षा में प्रकृति के बारे में बताएं। प्रकृति के बारे में सक्रिय प्रतिभागिता होने में उनमें प्रकृति के प्रति प्यार को क्या करें, प्यार और जागरूकता बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या है कि जो बच्चे होते हैं प्रकृति को ऑब्जर्व करने का क्या दें, अवसर दें, ना कि उन्हें केवल कक्षा में प्रकृति के बारे में बताएं। बच्चे को क्या करें, प्रकृति में घुमाएं आप, और उन्हें केवल कक्षा में प्रकृति के बारे में न बताएं, जिससे बच्चा क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। अगर उसे घुमाएंगे तो सक्रिय रहेगा और चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखेगा, और प्रकृति के प्रति उनमें प्यार और जागरूकता भी आएगी बच्चों में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है यहाँ पे, क्या कहा गया है कि जो हम शिक्षक हैं, जैसे आप शिक्षक हैं तो शिक्षक क्या करेंगे, कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को क्या करते हैं, पढ़ा सकते हैं। आप क्या करेंगे, बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़ के पढ़ाएंगे, और जिससे बच्चे को क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा, वह चीज़ों को दुनिया से जोड़कर देख पाते हैं। ठीक है, अब बच्चे को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें, जिससे बच्चा क्या करेगा, आसानी से अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेगा। एक दूसरे से क्या करेगा, चीज़ें शेयर करेगा, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा। अब क्या है, जिससे उनकी क्या हो, डाइवर्सिटी या विविधता के गुण बनने में मदद रहे। ये विविधता है, मतलब एक बच्चा दूसरे को अपनी चीज़ें सिखा रहा है, दूसरा बच्चा दूसरे को अपनी चीज़ें सिखा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से हर चीज़ों को समझ सके। बच्चों को क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित करें, मतलब बच्चों को कोई भी कार्य करने
करने में क्या करें, आप प्रोत्साहित करें, उन्हें हतोत्साहित न करें। बच्चों को चित्रकला में भी कुछ बनाने को दें। अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप तो उन्हें चित्रकला में भी कुछ बनाने को दो। और क्या करें आप कि कई बार बच्चों को वर्गीकरण करने का क्या किया जाए, अवसर दें और उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं कि आप वर्गीकरण कीजिए और खुद निर्णय लीजिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे किसान हुआ, डॉक्टर हुआ, ग्रैंड पेरेंट्स और भी बहुत से सामाजिक विषयों पर बच्चों से बातें करें और उनके बारे में क्या करें, उन्हें बताएं चीज़ों को। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा यहाँ पे क्या है कि बच्चों को पेड़ से दोस्ती करना सिखाएं। आप बच्चों को क्या करेंगे, पेड़ से दोस्ती करना सिखाएंगे, उनका ध्यान कैसे करना है ये आप बताएंगे और पर्यावरण के प्रति क्या करेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि बच्चों को अपने देश की संस्कृति, जो बच्चा अपने देश की संस्कृति है, रीजनल सॉन्ग है, नृत्य है, इन सभी की क्या करेंगे, आप जानकारी उन्हें देंगे और उनमें ज़्यादातर जानने की क्या करेंगे, उत्सुकता को आप जगाएंगे। देखिए जो हमारा शिक्षा शास्त्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप सारा EVS का शिक्षा शास्त्र भी आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, बच्चों को आसानी से यूज होने वाले रिसोर्सेज के बारे में बताएं और उनको बढ़ावा दें। जैसे जो चीज़ें हम आसानी से यूज कर सकते हैं वो बच्चों को बताएं और उनके बारे में उन्हें अच्छी तरीके से समझाएं और उन्हें क्या दें, इसके लिए बढ़ावा दें। बच्चों के अनुभवों से जोड़कर चीज़ों को समझाएं। मतलब बच्चा क्या करे, अनुभव से जोड़ के किसी भी चीज़ को समझाएं जिससे बच्चे को खुद एक्सप्रेस करने का क्या करें, मौका मिले। अगर बच्चा देखिए कि अगर बच्चा खेल रहा है, अगर उसे चोट लगी है तो आप बताएं कि यहाँ पे आप खेलेंगे तो चोट लग जाएगी, तो उसे एक बार अनुभव हो चुका है कि उसे चोट लगी है, तो यहाँ पे हम दोबारा जाएंगे तो चोट लग जाएगी। तो इस तरीके का उन्हें अनुभव से जोड़ के चीज़ों को बताएं और बच्चे से जेंडर इशू पर डिस्कशन करें और उन्हें बताएं जेंडर इशू ये बहुत ज़्यादा ही मुद्दा है, तो इसे आप डिस्कशन करेंगे बच्चे के साथ और इन्हें उस तरीके से अच्छी तरीके से उन्हें समझाकर बताएंगे कि जेंडर रूढ़िबद्धता क्या है और जेंडर में हमें क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमें वर्गीकरण या इस तरीके का नहीं करना चाहिए कि आप लड़के हो मैं लड़की हूँ या आप लड़का हो मैं लड़की हूँ, इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को पक्षियों के बारे में आप बताएं। अगर आप पर्यावरण उन्हें बता रहे हैं तो पक्षियों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को मैप की जगह कैसे ढूंढना है, मैप पर जगह कैसे ढूंढना है, ये सब आप मैप में कैसे दिखना है उसकी भी जानकारी आपको देना है यहाँ पे। ठीक है, बच्चे को बताएं जैसे गेम के नियम क्या होते हैं या बनाए जाते हैं, वैसे भी अपनी ज़िंदगी में भी अच्छे नियम बनाएं और वैसे उनका क्या करें, पालन करें। उन्हें आप कहेंगे कि जैसे गेम में नियम बनाए जाते हैं उसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में भी एक नियम बनाएं और उन चीज़ों का आप क्या करें, पालन करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, बच्चों को फूलों के बारे में और उनको कैसे पहचानना है उनकी विशेषताएं बताएं। अब फूलों के बारे में उन्हें बताना है कि फूल कैसे हैं, उन्हें कैसे पहचानेंगे और उनकी विशेषता को आप इन्हें बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, बच्चे को क्या करेंगे, समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में भी आप उन्हें अच्छी तरीके से बताएंगे। साथ में खाने पीने का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएंगे उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे बच्चे को सिखाए कि अपने पड़ोसी, ठीक है, जो उनका अपना पड़ोसी है, अपने से बड़े लोग हैं, छोटे लोग के से कैसे बात करना है, आप इन्हें ये भी सिखाएंगे। बच्चे को इतिहास के बारे में भी आप जानकारी देंगे। बच्चे को सुरक्षात्मक क्या करेंगे, सुरक्षात्मक नियम सिखाएंगे, जैसे आग से कैसे बचना है आदि के बारे में क्या करेंगे, आप जानकारी देंगे। बच्चे को प्रतिशत का प्रयोग आम जिंदगी में होने वाली चीज़ों के माध्यम से बताएंगे जिससे वो उसे आसानी से क्या करें, समझ सकें। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है कि बच्चे को क्या करेंगे, टेम्परेचर या तापमान के बारे में जानकारी देंगे। आप बच्चे को क्या करेंगे, टेम्परेचर और तापमान के बारे में भी जानकारी देंगे और ऐसे ही बहुत सी चीज़ उन्हें उनके बारे में क्या करेंगे, बहुत सी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिससे बच्चे क्या करें, आसानी से चीज़ों को क्या करें, सीख जाएं। ठीक है, तो आप बच्चे को कैसे क्या बताएंगे ये यहाँ पे हमने सारा चीज़ें बता दी हैं। तो आप अपने को एक टीचर रखिएगा, बच्चे को रखिएगा, जब क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप उस तरीके से क्वेश्चन करिएगा तो आप सही से कर जाएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप खुद वहाँ पे एक टीचर बन जाइए और बच्चे को केंद्र में रख के क्वेश्चन को हल करिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हम इसके लिए आपको एक वीडियो आपकी और बची हुई है जो हम आपको ला देंगे, वो भी वीडियो आपकी लगभग 10 या 15 मिनट की होगी। तो चलिए आप सभी को थैंक यू।